जय हिंद साथियों, हमें पढ़ना है अब संसदीय समितियों के संसदीय सदन सदस्यों के विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो तक में 104 आर्टिकल तक हम पहुंच चुके थे। अब हमें पढ़ना है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या कहता है कि संसदीय सदन समितियों और सदन के जो संसद सदस्य हैं उनके शक्तियाँ और विशेषाधिकार। तो हमने क्योंकि संसद के सदन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, हमने संसद सदस्यों की अर्हता देख ली है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो होता है, जो संसद में बैठता है, उसको सांसद कहते हैं। तो एक चीज़ हो गई। अब हमें बात करनी है समितियों की। समितियों के बारे में डिटेल से नहीं संविधान में बोला गया है, केवल क्या किया गया है, ये समितियां वर्ड यूज हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समितियों को समझाना पड़ेगा, फिर हम इसके विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, हमें पढ़ना है संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है स्कूल में वो दो तरह का होता है। एक तो आपको पता है कि स्कूल में दो तरह का वर्क दिया जाता है, एक होमवर्क, एक कौन सा वर्क आपको उधर स्कूल में SW और HW। वैसे ही आप समझिए इनको। स्थायी समिति किसको कहेंगे? स्थायी मतलब कि अभी तुम्हें कल तक में ये करके लेके आना है, तो स्थायी हो गया। अब आज से आपको पता है कि कल तक में। लेकिन अस्थायी मतलब तुरंत आपको पता चलता है कि मैम ने, टीचर ने क्या दे दिया आपको। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। जो छोटी छोटी क्लासेस में होता है, मैं तब की बात कर रही हूँ, और वो सबके साथ हुआ भी होता है, तो आप समझ सकते हैं। अब जो स्थायी समितियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? स्थायी मतलब प्रकृति में स्थायी हैं, एक बन जाती हैं, इनका कार्यकाल 1 साल तक होता है। आपको आज होमवर्क मिल गया, वो स्थायी है, अब कल तक में वही होमवर्क रहेगा। ये नहीं होगा कि पीरियड बाय पीरियड आपका होमवर्क चेंज होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ याद रखना है कि आपका जो स्थायी समितियाँ हैं वो स्थायी हो गई हैं अब, ठीक है। तो उनका अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे। अब बात करते हैं कि कितनी स्थायी समितियाँ होती हैं। तो वित्त संबंधी समितियाँ होती हैं 3, प्रकलन समिति, और क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति, और सरकारी उपक्रम से संबंधित समिति। अब इनको हम डिटेल में अगली वीडियो में देख लेंगे। अगली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। विभागीय समितियां कितनी हैं? हर एक विभाग, हर एक मंत्रालय के लिए एक समिति है, वो बताएगी कि ये काम चल रहा है। तो उसके लिए जो विभागीय समिति है, ये विभागीय समितियां कब आई और कितनी संख्या पहले थी, फिर बड़ी कैसे, ये सब हम देखेंगे। जांच समितियां क्या होती हैं? जांच समिति भी कई प्रकार की हैं, उनको हम अभी आगे देखेंगे। परीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए भी समिति हैं, और सदन के जो दैनिक कार्य होते हैं ना, उससे रिलेटेड भी कुछ समितियां हैं, और सदन की समिति हैं कि तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि संसदीय समितियां दो तरह की होती हैं, स्थायी, अस्थायी। स्थायी समितियां हमने देख ली हैं, अब अस्थायी समितियों की हमें बात करनी है। अस्थायी समितियां कट रही होंगी, है ना, तो मैं यहाँ पे जो है इधर पे समझा देती हूँ, ताकि आपको क्या हो कि क्लियरिटी आ जाए कि अस्थायी समिति क्या होती है। अब अस्थायी मतलब SW स्कूल वर्क, ठीक है, तो या CW यानी क्लास वर्क, यानी कि अभी अभी इन पे काम करना स्टार्ट होना पड़ेगा। तो ये दो तरीके की होती हैं। प्रवर समिति, अब प्रवर समिति भी दो तरह की होगी। अगर एक ही मतलब कि एक ही सदन में है, अलग अलग मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के लिए है, मतलब लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, तो इनमें 30 सदस्य होंगे प्रत्येक में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सदनों के सदस्य बैठ के और एक साथ होते हैं तो वो संयुक्त प्रवर समिति कहलाती है। और संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 30 ही होंगे, लेकिन राज्यसभा से कितने होंगे? राज्यसभा से 15 होंगे। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 45। अब ये ऐसे ही हैं संसदीय समितियाँ। क्या हैं संसदीय समितियाँ? वो भी कितने प्रकार की होती हैं, मतलब कि प्रकार की क्या को अगर देखें कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग हैं तो दोनों में 30-30 सदस्य होंगे, ठीक है। और अगर वो कहाँ पे हैं? अगर वो दोनों ही सदनों के एक साथ में हैं तो उसको बोलेंगे संयुक्त संसदीय समिति। आई होप कि आपको संसदीय समितियाँ और संसदीय समितियों में स्थायी अस्थायी समिति समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे, तो अब मैंने सदस्य बता दिया, ये काम क्या करते हैं। तो इनका काम होता है कि कोई भी विधेयक आएगा, हम अभी आगे आर्टिकल 107 में पढ़ने वाले हैं, पुरस्थापन, विधेयक कैसे स्थापित होता है, विधेयक से संबंधित कार्रवाई, विधायी कार्रवाई जैसे हम बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कि ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, फिर क्या होता है, वो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है।
लेकिन वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें जो देखना है वो देखना है कि ये प्रवर समिति क्या काम करती है। तो ये जो विधेयक आता है ना, तो विधेयक पर गहन अध्ययन करती है। अब विधेयक पर अध्ययन करने का काम करती है। लेकिन जो संसदीय समिति है फिर ये क्या काम करती है, तो ये दोनों ही तदार्थ होती हैं, मतलब एक तरीके से अस्थायी होती हैं। यानी संसदीय समिति जो है, अगर कोई ऐसा मामला आ गया जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें जितने रुपए दिए उससे ज़्यादा का घोटाला हो गया, या कुछ भी, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, बस एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो संसदीय समितियाँ हैं घोटाले आदि के मामले देखती हैं, तो इनको वक्त वक्त पे बनाया जाता है और हर एक विधेयक को गहन अध्ययन करने के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाता है। बहुत डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम विधायी कार्यवाही के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो आई होप कि संसदीय समितियों में आपको अभी क्या समझ में आया कि समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अब एक एक समिति को बहुत डेप्थ में समझना है। सबसे ज़रूरी है वित्त संबंधी समितियाँ। बाकी समितियों को आप ऊपर से बस काम क्या करते हैं ये देख लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रकलन समिति और मतलब वित्त संबंधी जो 3 समितियाँ हैं, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और सहकारी समिति, इन तीनों में आपको डेप्थ का ज्ञान चाहिए होगा। आपको चाहिए होगा कि आप तीनों में ये समझें कि वो मतलब कि उनमें सदस्य कितने होते हैं, उनका काम क्या होता है, उन्हें पोस्टमार्टम कहा जाता है या क्या कहा जाता है, कमियां क्या हैं उनकी, सब कुछ बताएंगे। बस 2 मिनट रुक जाइए। तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और लिख देती हूँ ताकि हमारा कम से कम टाइम मतलब कि लगे इसमें, और मैं पूरी समितियाँ एक साथ में बनेंगी नहीं, तो मैं एक एक करके इधर लिखते जाती हूँ, समझाते जाती हूँ। मेरा बोर्ड थोड़ा ऊपर चाहिए था तो यूज़ हो जाता, नीचे का बोर्ड यूज़ नहीं होता है। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और ये जिसने भी लगाया, मेरे भाई ने बोर्ड जमाया था तो ठीक से जमा नहीं है। लोक लेखा समिति की बात करें तो ये वो समिति है जो सबसे पहले बनाई गई थी। कब बनाई गई थी याद करो, हमने बात की थी 1919 के अधिनियम की, जब पहली वीडियो में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, तो उसमें ही इसकी चर्चा की गई थी कि इसका गठन किया जाएगा। तो इसका गठन 1919 के अधिनियम से 1921 में किया गया। कब किया गया? 1919 के अधिनियम से 1921 में किया गया। अब इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष पहले तो कोई भी होता था, लेकिन 1967 से कहा गया कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये तो अपने में से देखते रहेंगे कि खर्च भी कर लेंगे और बताएंगे भी नहीं। तो इस वजह से कहा गया कि विपक्ष का व्यक्ति जो है, विपक्ष पार्टी का जो वो है उसको बनाया जाएगा। तो विपक्ष का अध्यक्ष इसमें चुना जाता है। ये परंपरा से है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट आपका सवाल आएगा कि ये काम क्या करता है आखिर? तो ये जो है प्रतिवेदनों की जांच करता है। कौन से प्रतिवेदन, कैसे प्रतिवेदन? तो ये मतलब कि जांच करने के लिए क्या करता है, कैग जो है पूरे सरकारी कंपनियों की और जितने भी निकाय वगैरह हैं उनकी क्या करती है, जांच करती है। तो वो जो कैग है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, संसद के समक्ष रखती है। तो कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाते हैं, ठीक है। तो उनसे एक रिपोर्ट लेके और ये जांच कर लेती है कि कहाँ पे कितना खर्च हुआ है। मतलब इस कमेटी का मतलब ये मान लो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, यानी कि बजट आता है। बजट पे फिर आकलन किया जाता है कि कितना किस चीज़ के लिए पैसा लगेगा। फिर उसके बाद में विनियोग विधेयक लाया जाता है, यानी पैसा निकालने के लिए एक तरह का अनुमति मांगी जाती है। फिर मतलब कि अन्य अनुदानों की ज़रूरत पड़ती है एंड फाइनली जो है पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है उन्हें, मतलब सरकार को। तो जो सरकार है अब उसने वो पैसे का खर्च कैसा क्या किया, यही कार्य करना इस लोक लेखा समिति का काम है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। कितने टाइम के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, फिर कौन होगा? जो भी अन्य लोग होंगे। और इसकी सीमाएँ क्या हैं? तो अब तुमने खर्चा कर दिया है, फिर कह रहे हो जांच कर लो, तो कोई वैसा फ़ायदा तो होगा नहीं इनको, मतलब कि। और ये जो कहेंगे वो ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कोई कार्यकारी शक्ति है। इन्होंने कहा है माने तो संसद, ना माने तो संसद। कोई उस पर ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं तुमने मान। और ये जो है ये मतलब दैनिक कार्यों में कैसा क्या होना है ये भी नहीं बताती है। तो हो चुका है काम, उसके बाद में करते हैं। जैसे कि कोई आदमी मर गया है तो फिर उसके बाद में आप उसको कितना ही काट लो, चीर लो, फाड़ लो,
आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कैसा खर्च हुआ है, लेकिन उससे वो इंसान तो वापस नहीं आएगा ना। तो वैसे जो खर्च हो चुका है वो तो हो चुका है, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए यूजफुल है दूसरे के केस में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फिर भी है, क्यों है, क्योंकि कम से कम ये बताती तो है कि कहाँ पे कितना खर्च किया, तो हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए क्या कौन सी समिति, आप इधर ही समझ लीजिए, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का मतलब क्या है, तो ये 1950 में बनी थी, गठन हमने देख लिया। और अगर सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें सदस्य जो हैं वो कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं। कहाँ के होते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, याद रखें, क्योंकि पैसों के मामले में राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियाँ हैं। फिर अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष इसमें चलेगा, ठीक है, मतलब कि सरकार का ही होता है। और गठन इसका 1950 में हुआ था, बता चुकी हूँ। कार्यों की बात करें तो ये प्राक्कलन आकलन जो हैं उनके बारे में बताती है। और फिर आपको क्या देखना है, कार्यकाल अगेन 1 वर्ष होता है। मंत्री जो हैं वो सदस्य नहीं हो सकते हैं, सीमाएं इसकी भी सेम ही हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब कि मैं दूसरी समितियों को अब लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली बताया जा सके, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत टाइम लगता है और फिर 40-40 मिनट की वीडियोज़ हो चुकी हैं, तो फिर वो अपलोड ही नहीं होती हैं। नेट का बहुत इशू है यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट लिया कर। वित्तीय समितियों को तो मुझे इधर निपटा ही देने दो। तो तीसरी जो है वो है सहकारी उपक्रम समिति। तो उसके लिए भी आप यही सवाल पूछोगे, सदस्य कितने होते हैं। ऐसे ही लोकसभा से 25 और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से जो है 7 होते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 22 सदस्य होते हैं। कहाँ पे, सहकारी उपक्रम वाली समिति में। तो ये बिल्कुल सेम ही है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यही बता दूँ। अध्यक्ष जो हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे, इसमें सदस्य दोनों के होते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा के ही अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब जो गठन है वो कब हुआ था, तो इसका जो है सहकारी समिति का 1964 में हुआ था। कार्य क्या है, सहकारी उपक्रम जो है, उपक्रम मतलब बड़े बड़े उद्योग वगैरह होते हैं, उनका जांच करना, ठीक है। कार्यकाल इनका भी अगेन 1 वर्ष होता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं, सीमाएं वही है कि पोस्टमार्टम की तरह काम करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रकलन वाली समिति में ऐसा कह दिया था कि ये भी जांच करती है, ये मतलब कि अच्छे से यूज हो ये बताती है। जैसे कि हमारी मम्मी सिखाती हैं, आपकी मेरी, कि हमें किसी भी चीज़ को ऐसे यूज करना है जिससे हम किफ़ायती रूप से उसका यूज कर सके, मतलब कम पैसों में अपना पूरा सामान लेके आ सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं और हम विभागीय समितियों को समझते हैं। लेकिन नेट मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है, एक वीडियो फंस के जाता है। मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं ही बता रही हूँ अपलोडिंग। अब देखिए यहाँ पे हमें विभागीय समितियों को देखना है। अब विभागीय समितियाँ क्या होती हैं, नाम से ही कंफर्म है कि जितने विभाग हैं वो एक जैसे विभाग होंगे, तो उनके लिए एक समिति हो जाएगी। ऐसी 24 समितियाँ हैं वर्तमान में, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो विभागीय समितियाँ, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या इनका मोटो होगा। इनका गठन क्या हुआ था, तो 1993 में 17 समितियाँ बनाएंगी। फिर 2004 में 4 और जोड़ दी गई। 4 कह को जोड़ी जाएंगी, 7 जोड़ी जाएंगी, तो 7 और समितियां जोड़ दी गई और वर्तमान में 24 समितियां हैं। सदस्यों की बात करें तो हर एक समिति में 31 सदस्य हैं। 21 हैं लोकसभा से, जिनको लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, और 10 हैं राज्यसभा से, जिनको राज्यसभा के सभापति चुनते हैं। इनके कार्य क्या हैं, तो एक समिति का एक कार्य तो है नहीं, हर एक अलग अलग समिति है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए 24 समिति तो नहीं मैं बताऊँगी, आपको बता देती हूँ। जैसे रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक रक्षा संसदीय समिति होगी, विभागीय समिति, वो रक्षा संबंधी कार्यों को देखेगी। जैसे कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, ये 3 अलग अलग मंत्रालय हैं। तो मतलब कि इनके लिए एक समिति हो गई। ऐसे अगर मिलते जुलते हैं तो कुछ को मिला दिया, कुछ को अलग अलग कर दिया। ऐसे कई मंत्रालय, कई समितियां हैं जिनसे आपको सवाल कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए, आपको क्यूरियस हैं आप, तो जान सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। बाकी इतना ही आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट था, सो आई एक्सप्लेन यू।
अब बात करते हैं हम विभागीय समितियों के बाद किसके बारे में। 4 और समितियां रही हैं, तो उनको एक साथ में हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमें समझना है जांच समिति। नाम से कंफर्म करने की कोशिश किया कीजिए तो चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। जांच मतलब किसी काम की जांच करेंगे। तो अब ये समितियां कितनी हैं? 3 हैं। याचिका या आवेदन समिति, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि आचार या याचिका या आवेदन यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो संसदीय सदस्य है, वो किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में आवेदन या याचिका लेके आता है, तो उसकी जांच जो करती है वो एक समिति करती है। आई होप कि इतने से ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है, बस आपको हर एक का नाम पता हो और आप कॉमन सेंस से अपना दिमाग थोड़ा सा यूज कर सकें। दूसरा है विशेष अधिकार। अब नाम ही है विशेष अधिकार, तो ये क्या करेगी कि देखेगी संसद के सदन के या सदस्यों के विशेष अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, तो उनका जांच जो करेगी वो कौन करेगी? विशेष अधिकार समिति। विशेष अधिकार समिति एक तरह की अर्ध न्यायिक समिति है, अर्ध न्यायिक वाली अर्ध निकाय की शक्तियाँ रखने वाली समिति है, क्योंकि अगर कोई गलत पाया गया तो उस पर काम भी कर सकती है। आचार समिति, आचार याद करो, आचार से आपको आता है याद आचार संहिता, या मेरी तरह याद करो तो एक आचार्य जी थे, मैं अपनी बुआ के यहाँ पढ़ाई करती थी तब, तो हम आचार्य जी कहते थे सब लोग, आचार्य जी समझते नहीं था। मैं तब मुझे इतना वो भी नहीं था कि आचार्य, मैं सोचा आचार्य जी, तो वो आचार संहिता लागू कराने का काम ये करती है, ठीक है। तो ये तीनों समितियां हमने देख ली और इनका काम है आचार संहिता को लागू करना। इनके सदस्यों की बात करें जांच समितियों की, तो अगर लोकसभा में ये समिति बनी हुई है जांच समिति, क्योंकि दोनों में अलग अलग बनती है, तो वहाँ पे 15 सदस्य होंगे, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा सदस्य होते हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे 10 सदस्य होते हैं। अब ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लें आप या कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे कौन सी समिति, परीक्षण और नियंत्रण करने वाली समिति के बारे में। हाँ, तो अब हम परीक्षण एवं नियंत्रण समिति के अंतर्गत जितनी समितियां रखी गई हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। सरकारी आश्वासन, नाम से ही स्पष्ट है, सरकारी आश्वासन जो वादे वचन हमें नेता लोग देते हैं तो वो पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए संसद ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि समिति बनाई है। लेकिन मैं ही राजा, मैं ही खाने वाला, मैं ही दिखाने वाला, तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अगर एक ही है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अधीनस्थ विधायन की बात करें तो जो नियम विनियम कानून वगैरह सब कुछ बन रहे हैं वो प्रॉपर वे में बन रहे हैं या नहीं, उसकी जो जांच करती है, उस पे जो नियंत्रण परीक्षण करती है वो है अधीनस्थ विधायन समिति। अब बात करें सदन में पुरस्थापित दस्तावेज, जैसे कि कोई भी विधेयक या जो बहुत सारे अलग अलग दस्तावेज संसद में रखे जाते हैं, बहुत सारे प्रतिवेदन रखे जाते हैं, तो उनकी जांच करने का, उनका परीक्षण करने का जो अधिकार है वो किस समिति को है? सदन में पुरस्थापित होने वाले दस्तावेजों वाली समिति को। फिर SC ST के कल्याण के लिए समिति है, एक क्या काम करेगी? SC ST जो आयोग हैं, वो जो समिति, वो आयोग जो अपनी रिपोर्ट रखेंगे, अपने प्रतिवेदन जो रखेंगे उसके ऊपर मतलब कि उसको देखेगी, ठीक है। वैसे ही महिला सशक्तिकरण, तो महिला आयोग ने जो पूरा राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने जो प्रतिवेदन रखा होगा उसको ये देखती है। लाभ के पद पे कोई व्यक्ति जो विधायक बना है, सांसद है, वो कहीं लाभ के पद को तो नहीं रखता है, अगर रखता है तो निर्भर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो हैं 6 समितियां इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया? स्थायी अस्थायी समितियां देखी थी। स्थायी समितियों में हम पढ़ रहे थे वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियों में हमने प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और सहकारी समिति को पढ़ा था। फिर हमने विभागीय समितियां देखी, 24 विभागीय समितियां थी। फिर उसके बाद हमने जांच समिति देखी, याचिका और आवेदन के लिए, आचार संहिता लागू कराने के लिए और एक विशेष अधिकार के लिए। और अब फिर हमने क्या देखा? जांच एवं परीक्षण की समितियां, जिसमें हमने सहकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति और 6 समितियां देख ली। अब हम कौन 2 और समितियों के अंदर की जो समितियां रह गई हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम सदन के दैनिक कार्यों से, दैनिक कामकाज के संबंध में जो समिति होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो
दैनिक काम काज क्या होगा, तो इतने सारे 543 सदस्य हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो क्या वो हर दिन पूरे लोग बोल पाते होंगे? नहीं। तो वहाँ के लिए क्या चाहिए कि कोई ऐसी समिति चाहिए जो बताए कि देखो आप बोलोगे फिर तो जो कार्यक्रम और समय सारणी का निर्धारण करे वो काम कौन करता है? कार्य सलाहकार समिति करती है। कौन करता है? कार्य सलाहकार समिति करती है ऐसा काम। ठीक है। अब ऐसे ही जो काम है नियम बनाने के काम, तो हमें पता है कि नियम बनाने का काम कौन करता है? नियम बनाने का काम करता है मतलब अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अध्यक्ष अकेले थोड़ी करते हैं, एक समिति होती है। तो कार्य सलाहकार समिति और नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और इन दोनों के सभापति राज्यसभा के सभापति इनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सदस्यों की अनुपस्थिति है, तो इसके संबंध में मतलब कि इससे संबंधित जो है वो लोकसभा में इसकी समिति है, राज्यसभा में इसकी समिति ये काम जो है कार्य सलाहकार समिति ही कर लेती है। और जो निजी सदस्यों के विधेयक होते हैं उनसे संबंधित समिति है ही नहीं राज्यसभा में, लोकसभा में अकेले है। ठीक है, तो ये हो गया। तो और इनके काम तो इनके नाम से ही स्पष्ट हैं, कार्य सलाहकार। तो ये कार्यक्रम का और समय सारणी का निर्धारण करती है। नियम समिति नियम बनाती है। सदस्यों की अनुपस्थिति, कौन सा सदस्य अनुपस्थित है अब उसको निर्घोषित करना पड़ेगा अगर 60 दिन से लगातार है, तो ये देखती है। और ये निजी सदस्य यानी मंत्रियों के अलावा वाले जो सदस्य हैं उनको बोला जाता है निजी सदस्य। अभी हम विधेयक की कार्यवाही जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक क्या होते हैं। तो उसमें विधेयक के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो विधेयक के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो 4 आधार पे पढ़ेंगे कि एक तो मतलब कि विधेयक में कौन सी सामग्री है उसके आधार पे, कौन प्रस्तुत करने वाला है इसके आधार पे, फिर प्रक्रिया के आधार पे पढ़ेंगे तो साधारण, धन और वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, तो 3-4 आधार पे हम पढ़ेंगे। सो आप बने रहिए। तो सदन के दैनिक कामकाज संबंधी कार्यविधि देख ली। अब गृह व्यवस्था संबंधी समितियाँ, तो सोचो एक सदस्य को या एक व्यक्ति को चाहिए क्या होता है? घर चाहिए होता है। टाइम पे वेतन आएगी तभी घर में सब कुछ सही रहेगा। आप अपना कॉमन सेंस यूज करो ना। ठीक है, तो क्या हो गया? घर हो गया। अब अगर अच्छा इंसान बनना है आपको तो किताबें चाहिए, तो पुस्तकालय। तो ये 4 ही चीज़ें हैं। सामान्य कार्य प्रयोजन, सामान्य कार्य भी तो होते हैं, तो आवास, पुस्तकालय और सदस्यों के वेतन भत्ते और सामान्य कामकाज के लिए। तो नाम से ही स्पष्ट है, सामान्य कामकाज यानी कि सामान्य कार्य प्रयोजन जो है जो आम कामकाज होते हैं उसको ये समिति देखेगी। आवास संबंधित, क्योंकि ऐसे सदस्य हैं जिनको विधायी कानून मतलब विधायी प्रक्रिया में भाग लेना है, कानून बनाना है, तो उनको अच्छा आवास देना पड़ेगा। उनको पुस्तकालय की व्यवस्था करवाना पड़ेगा, चाहे वो कभी किताबें छूते ही ना हो। ठीक है, सदस्यों के वेतन भत्ते को देखने के लिए कि टाइम पर उनका वेतन रिलीज़ हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो उनको देखने के लिए एक ये समिति है। तो आई होप कि आपको पूरी समितियाँ समझ में आ गई होंगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम भाग 5 के अंदर विधायिका यानी संसद को पढ़ रहे थे। केंद्र की जो विधानमंडल है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था, पूरा याद करो आप, लोकसभा के वो संसद के गठन से लेके आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 104 तक मैं पुरानी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में आर्टिकल 105 में जो बोला गया है कि संसद के जो सदन हैं, संसद की जो समितियां हैं, संसद के जो सदस्य हैं, उनके विशेष अधिकार, उनकी शक्तियों की चर्चा की गई है। तो जब समिति वर्ड आया है तो समितियां समझानी पड़ी, तो मैंने समितियां बता दी और समितियों से क्वेश्चन भी बनता है। तो संसदीय समितियां हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात कर लेंगे? संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों की, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा का शायद वीडियो हो चुका है, तो मुझे अपलोडिंग का टेंशन होने लगता है। जय हिंद। बताइएगा कैसा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। और एक लाइन बस, करत करत अभ्यास के जड़े में तो हो तो सुजान, रस री आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो नमस्कार।